हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन के बारे में, जो भारत के इतिहास में किसानों द्वारा और जनजातियों द्वारा आंदोलन किए गए, जिनके हर आंदोलन का अपना एक अलग कारण था। इन्हीं आंदोलन को हम पढ़ेंगे माइंड मैप की हेल्प से, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में भी आएँ और याद भी हो जाएं लंबे समय के लिए। तो वीडियो पूरा एंड तक आप लोग ज़रूर देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आंदोलन हम लेते हैं नील आंदोलन, नील विद्रोह, जिसका समय है 1859-60 ईस्वी। और ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। प्रसार क्षेत्र की बात करें अगर कि इस आंदोलन का, इस विद्रोह का प्रसार क्षेत्र क्या था, तो नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर, ये सभी गांव थे जहां पर इनका प्रसार हुआ था। और याद रखें कि वर्तमान क्षेत्र की अगर बात करें तो ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था ये आंदोलन, जिसका समर्थन किसने किया था? हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा इसका समर्थन किया गया था। हिंदू पैट्रियाट सबसे अधिक किसानों और विद्रोहियों के समर्थन में कार्य करने वाला अखबार था, जो कि एक साप्ताहिक अखबार था, जिसके संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। और नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किस में मिलता है? तो दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण में किया गया है नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा विद्रोह कौन सा हुआ? तो वो है नील विद्रोह। 1857 के बाद जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ वो नील विद्रोह था, इसे याद रखें, जो हुआ 1859-60 में, और जिसका नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। इसके बाद फिर अगला है पाबना विद्रोह, जिसका समय है 1873 से 1876 ईस्वी। अगर पूछा जाए कि पाबना क्या है, तो वर्तमान बांग्लादेश में एक स्थान है जो कि जूट की खेती के लिए फेमस था। तो यहाँ के लोगों ने जो विद्रोह किया उसे ही नाम दे दिया गया पाबना विद्रोह। तो पाबना क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है और यह उस समय पटसन और जूट की खेती के लिए काफ़ी फेमस था। यह आंदोलन पाबना क्षेत्र के यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था, जिसका कारण क्या था? तो पाबना के किसानों को 1850 के अधिनियम एक्ट द्वारा मिली सुविधाओं के बावजूद भी जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ता था। तो 1850 का अधिनियम एक्ट जो था, उससे वहाँ के किसानों को छूट मिली थी कि तुम्हारे क्षेत्र में भू राजस्व में वृद्धि नहीं की जाएगी। ये अधिनियम सरकार ने बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी पाबना क्षेत्र में भू राजस्व में वृद्धि की गई, जमींदारों द्वारा इनका शोषण किया गया। तो यह कारण बनता है इस आंदोलन के शुरू होने का। और पाबना आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे। और इस आंदोलन से संबंधित एक नारा है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह पाबना विद्रोह से संबंधित था। पाबना विद्रोह का समर्थन किसने किया? अंग्रेज़ों में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपवेल ने इसका समर्थन किया था। इसके अलावा भारतीयों की बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आर.सी. दत्त ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। इस आंदोलन के ऊपर एक नाटक लिखा गया था, जमींदार दर्पण, जिसे लिखा था मुशर्रफ हुसैन ने। तो मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नाटक भी लिखा था, जो पाबना विद्रोह से संबंधित था। इतने पॉइंट आपको पाबना विद्रोह से याद रखने हैं। इसके बाद फिर है दक्कन विद्रोह। ये हुआ था 1874-75 ईस्वी में, यानी पाबना विद्रोह के ठीक एक वर्ष बाद 1874-75 ईस्वी में दक्कन विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में? तो महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में किसानों ने जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ यह आंदोलन किया था। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि यह आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ था? जमींदार और साहूकारों के खिलाफ हुआ था। फिर अगला है दिरांग आंदोलन, जिसका समय है 1893 से 94 ईस्वी। 1893-94 ईस्वी में हुआ दिरांग आंदोलन। और यह किस क्षेत्र में हुआ? तो असम के कामरूप और दिरांग क्षेत्र में 1893-94 में एक नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि लगान की दरों में 50% से 70% तक की वृद्धि कर दी गई। और इसी वजह से यह आंदोलन हुआ। यह दिरांग क्षेत्र में हुआ, इसी वजह से इसका नाम पड़ा दिरांग आंदोलन।
जिसका नेतृत्व किसने किया? तो रैज मेला समिति ने किया था। यानी इसका नेतृत्व किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि समिति बनाई गई थी उसने किया, जिस समिति का क्या नाम था? रैज मेला समिति। इसके बाद फिर अगला है मोपला विद्रोह, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1921 में हुआ था। एक क्वेश्चन बनता है कि जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। अगर आप देखेंगे तो असहयोग आंदोलन चल रहा है और उसी समय केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था। ये मोपला थे कौन? तो मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब एवं मलयाली मुसलमान थे। मोपला छोटे किसान या फिर व्यापारी थे। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो मालाबार के जो हिंदू, नंबूदरी और नायर जैसे उच्च जाति के भूस्वामियों को शासन, पुलिस और न्यायालय से संरक्षण प्राप्त था। यह उच्च जाति के लोग मोपलाओं का शोषण करते थे और इसी वजह से मोपला लोगों ने यह विद्रोह किया। इसमें महात्मा गांधी जी भी शामिल हुए थे। इस विद्रोह में महात्मा गांधी जी भी शामिल हुए थे। क्यों शामिल हुए थे? क्योंकि इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी जी भी मोपला विद्रोह में शामिल हुए थे। और इसके अलावा खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया, क्योंकि इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए इनका साथ दिया गया, क्योंकि इनका अत्यधिक शोषण किया जा रहा था। तो इन लोगों ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया, साथ दिया। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं मोपला विद्रोह से। इसके बाद फिर है अवध किसान सभा, जिसका गठन किसने किया और कब किया? तो 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया। और इस संगठन को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए किसने किसने योगदान दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर, माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे और केदारनाथ आदि लोगों ने कार्य किया। आंदोलन का केंद्र क्या था? तो प्रतापगढ़ का जो रूर गांव है वह आंदोलन का केंद्र था। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया और प्रतापगढ़ के जिले में एक आंदोलन चलाया गया जिसे नाई धोबी बंद आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाई धोबी बंद आंदोलन उत्तर प्रदेश किसान सभा ने चलाया था। जमींदारों का इसमें सामाजिक बहिष्कार किया गया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरीपाल सिंह, दुर्गापाल की अहम भूमिका थी। ये नाम आप लोग याद रखें। और 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा से ये चीज़ें याद रखें और नाई धोबी बंद आंदोलन जरूर याद रखना है इसमें। इसके बाद फिर है एका आंदोलन, जिसका समय है 1921 ईस्वी में, जिसकी शुरुआत की थी मदारी पासी ने। क्वेश्चन पूछा जाता है मदारी पासी किस आंदोलन से जुड़े थे? एका आंदोलन से। यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। हरदोई, बहराइच और जो सीतापुर का क्षेत्र है वहाँ हुआ था एका आंदोलन। इस आंदोलन का कारण क्या था? तो लगान में 50% तक की वृद्धि करना इस आंदोलन का कारण था। फिर महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ था जिसे कहते हैं फड़के आंदोलन, जो 1879 ईस्वी में हुआ था। 1879 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के, इनका पूरा नाम था, का उदय हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र में बुद्धिजीवियों के सचेत, राष्ट्रवाद तथा जनसाधारण के जुझारू राष्ट्रीयता के बीच सामंजस्य स्थापित किया। फड़के ने हिंदू राज्य स्थापना का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखें, हिंदू राज्य स्थापना का नारा किसने दिया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने दिया था। और 1880 ईस्वी में फड़के को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी 3 वर्ष बाद मृत्यु हो गई और आंदोलन शांत हो गया। इसके बाद फिर है फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह का समय है 1820 से 1858 ईस्वी तक। इसके प्रमुख नेता थे दादू मीर। फराजी थे कौन? तो शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के ये लोग अनुयायी थे। और स्थान क्या है इस आंदोलन का? किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन से संबंधित एक नारा है, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। यह नारा दिया था दादू मीर ने, जो कि फराजी विद्रोह से संबंधित है। और यह विद्रोह 1838 से 57 तक चलता रहा और कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक जो थे वहाबी आंदोलन से जुड़ जाते हैं, उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तो यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर किसान आंदोलन का आज अंतिम है आंदोलन तेभागा आंदोलन। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन हुआ था 1946-47 ईस्वी में
और बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन का नेतृत्व दमनकारी जमींदारों के खिलाफ बटाईदारों ने किया था। तो यह आंदोलन किया किसने था? बटाईदारों ने जमींदारों के खिलाफ किया था। 1946-47 में किसान सभा द्वारा 2 मांगों के साथ यह आंदोलन शुरू किया गया था। पहली मांग क्या थी इनकी कि फसल के आधे से 1/3 यानी तेभागा में जमींदार के हिस्से में कमी हो। दूसरा था जमींदारों को हिस्सेदारी सौंपने से पहले जो उपज है वो बटाईदार के गोदाम में संग्रहित की जानी चाहिए। पहले क्या था? जमींदार के गोदाम में जाती थी। तो यही मांग थी इन लोगों की और इसी मांग के साथ यह आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया था, तेभागा आंदोलन, जो बटाईदारों द्वारा शुरू किया गया था। और इसी के साथ प्रमुख किसान आंदोलन हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं जो जनजातियों द्वारा आंदोलन किए गए थे विभिन्न क्षेत्रों में, इनको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1825 से 35 तक। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह में मुख्य रूप से मेमन सिंह, जो पूर्व बंगाल में जिले की हंग और गारो जनजातियां इसमें शामिल थीं, जिसका गठन किसने किया था? तो करम शाह ने किया था इसका गठन। करम शाह के पुत्र थे टीपू मीर। टीपू मीर ने जमींदारों के अत्याचारों का सामना किया और 1825 से 35 के बीच पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से अधिक कर न देने से इनकार कर दिया और जमींदारों के घर पर हमला कर दिया। अंततः इसमें क्या होगा? तो सरकार द्वारा आंदोलन को हिंसक रूप से दबा दिया जाता है। तो पागलपंथी विद्रोह से ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, जो करम शाह है और करम शाह के जो पुत्र थे टीपू मीर, इनका नाम जुड़ा है पागलपंथी विद्रोह से। 1825 से 35 ईस्वी तक हुआ था। इसके बाद फिर है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह अंग्रेज अधिकारी महाल के भूमियों को चुआर कहते हैं। चुआर थे कौन? तो जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, वो जंगल महाल की जो भूमियों हैं उनको चुआर कहते थे और इसी वजह से इनके विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा गया। ये हुआ था 1769 से 1805 ईस्वी के बीच में। चुआर जंगल साफ करके खेती करते, पशु पक्षियों का शिकार करते, जंगल में जो पैदा होने वाली वस्तुएं होती उनको बेच करके गुजारा करते थे और यह विद्रोह मुख्यतः बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र में हुआ था। इनमें से अधिकांश स्थानीय जमींदार यहाँ के पाइक अर्थात सिपाही का काम करते थे। जो यहाँ के अधिकांश जमींदार थे वो अधिकतर सिपाही का काम करते थे और वेतन के बदले उन्हें ज़मीन दी जाती थी जो पाइकान ज़मीन कहलाती थी। अंग्रेज़ों ने उनकी पुश्तैनी ज़मीनों को छीन करके नए जमींदारों के हाथ बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सिपाही और किसान जो थे वो साथ में आ गए और सिपाहियों और किसानों की सम्मिलित शक्ति ने विद्रोह में वह आग लगा दी जिसे बुझाना अंग्रेज शासकों के लिए कठिन हो गया। चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो दुर्जन सिंह और करणगढ़ की रानी थी शिरोमणि। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ देसी राज। नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ देसी राज, यह इसका नारा था। और 1805 में जंगल महाल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था स्थापित की गई। चुआर विद्रोह से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद फिर है अगला जनजातीय आंदोलन सन्यासी विद्रोह, जिसका समय है 1770 से 1820 ईस्वी और कुछ स्रोत के हिसाब से 1773 से 1800 ईस्वी भी मिलता है। प्रभावित क्षेत्र इससे कौन थे? तो बंगाल, ढाकापुर, रंगपुर जो था बंगाल का, ढाकापुर और रंगपुर इससे प्रभावित क्षेत्र थे। इस विद्रोह से संबंधित जो प्रमुख नेता थे तो मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरी, ये नाम संबंधित हैं सन्यासी विद्रोह से। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमान तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगा देना। और अन्य कारण क्या था? तो 1770 ईस्वी के विनाशकारी अकाल और अंग्रेजों के कठोर आर्थिक आदेश इसके कारण थे। जो तात्कालिक कारण बना तो हिंदू और मुस्लिम के तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। और इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान की एक समान भागीदारी थी। इसी वजह से इसे फ़कीर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा फ़कीर विद्रोह के नाम से किस विद्रोह को जानते हैं? सन्यासी विद्रोह का। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है आनंद मठ, वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, इसे याद रखें। फिर है खासी विद्रोह, 1828 से 1833 तक हुआ। और किस क्षेत्र में हुआ यह विद्रोह? तो नाम से ही पता चल रहा है, खासी विद्रोह। गारो खासी जयंतिया जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं उस क्षेत्र में हुआ था यह विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था खासी के जो शासक थे तीरथ सिंह ने। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो असम और सिलहट को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के लिए अंग्रेजों का खासी क्षेत्र में दखल देना
और परिणाम क्या निकला, तो 1833 में अंग्रेज शक्ति ने इस विद्रोह को दबा दिया, कुचल दिया। इसके बाद फिर है संथाल विद्रोह, 1855-56 ईस्वी में हुआ और बिहार के भागलपुर क्षेत्र में यह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू, भैरव और चांद ने। कारण क्या थे इस विद्रोह के, तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद, पुलिस का भ्रष्टाचार, महाजनों द्वारा अत्यधिक कर वसूली, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, अपनी जमीन से बेदखल किया जाना, कई कारण थे इस विद्रोह के। परिणाम क्या निकला, तो 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू पकड़े गए और विद्रोह को 1856 में कुचल दिया जाता है। फिर है मुंडा विद्रोह, 1899 से 1901 के बीच हुआ और मुंडा विद्रोह से किसका नाम जुड़ा है, तो बिरसा मुंडा जी का नाम जुड़ा है। स्थान छोटा नागपुर का जो पठार है वर्तमान झारखंड के क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। विद्रोह का कारण क्या था, तो मुंडा जनजाति पर जमींदारों का शोषण, वनों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए गए और उनकी पारंपरिक सामूहिक भूमि जोत प्रणाली पर हमला। फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को सिंह भूमि में गिरफ्तार करके रांची जेल भेज दिया जाता है, जहां पर जून 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस विद्रोह में महिलाओं की भी भूमिका थी, इसे भी याद रखें। फिर अगला है कूका आंदोलन, जो हुआ था 1840 से 1872 ईस्वी के मध्य, जिसका नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल ने और उनके शिष्य थे बालक सिंह। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ होता है, जिसका उद्देश्य है सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास दूर करना। लेकिन जब अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो जाएगा तो उसके पश्चात यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। यानी शुरुआत तो इसकी हुई थी धार्मिक आंदोलन के रूप में, लेकिन अंग्रेजों ने जब पंजाब पर अधिकार कर लिया तब यह राजनीतिक रूप ले लेता है और 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और 1885 में उनकी मौत हो जाती है। और इस तरीके से इस आंदोलन पर नियंत्रण किया गया। जो कूका लोग थे, कूका आंदोलनकारी, वो खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे और इन आंदोलनकारी ने ब्रिटिश वस्तुओं और स्कूलों का बहिष्कार किया। इतने याद रखने हैं आपको कूका आंदोलन से। फिर खोंड विद्रोह 1837 से 1856 के मध्य हुआ था। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के खोंड जनजाति क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व खोंड जनजाति के जो राजा थे चक्र विसोई ने किया था। कारण क्या था, मानव बलि पर प्रतिबंध लगाना, गैर आदिवासी जमींदार और साहूकारों का प्रवेश, नए नए कर लगाना इसका कारण था। परिणाम क्या निकला, ब्रिटिश सैन्य तकनीक के सामने उनके हथियारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और चक्र विसोई को 1955 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कि यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर है कोल विद्रोह, जो हुआ था 1831 ईस्वी में और इसका नेतृत्व किया था बुधू भगत ने। प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र। विद्रोह का कारण क्या था, तो उस इलाके के जमींदार और ठेकेदार द्वारा भूमि पर अत्यधिक कर बढ़ाना, अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। छोटा नागपुर के जो राजा ने स्थानीय आदिवासियों को भूमि नहीं दी। कोलों की जो भूमियां होती थी दिकुओं को हस्तांतरित किया जाना और इस कार्य से छोटा नागपुर के कोल नाराज हो गए और 1831 में बुधू भगत के नेतृत्व में कोल भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें हजारों बाहरी किसानों को मार दिया गया। यह विद्रोह रुक रुक करके 1848 तक चलता रहा और बाद में इसे अंग्रेजों ने कुचल दिया। इसके बाद फिर है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बक्सी जगबंधु, जो खुर्दा के राजा के सेनापति थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। स्थान है उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। पाइक थे कौन, तो पाइक उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक थे और अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे ये लोग। अंग्रेजी कंपनी द्वारा 1803 ईस्वी में उड़ीसा पर विजय प्राप्त की गई और खुर्दा के राजा को सिंहासन से हटा दिया गया। अंग्रेजों द्वारा जबरन वसूली की गई, उत्पीड़न किया गया, स्थानीय मुद्रा समाप्त कर दी गई और करों के भुगतान की जो था उसको चांदी में करने के लिए उन लोगों को बाध्य किया गया। यह विद्रोह 1818 ईस्वी में आकर के शिथिल पड़ गया। यद्यपि जो जगबंधु थे 1821 तक अंग्रेजों का प्रतिकार करते रहे। तो पाइक विद्रोह से ये चीज़ें याद रखना। इसके बाद फिर है आज का लास्ट आंदोलन, रामोसी आंदोलन, जो हुआ था सतारा और पुणे क्षेत्र महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जिसका नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह ने 1822 में और उमाजी नाइक ने 1825-26 ईस्वी में। विद्रोह का कारण क्या था,
तो रामोसी समुदाय पारंपरिक रूप से मराठा साम्राज्य के तहत किलों की सुरक्षा करते थे और कुछ गांव से कर वसूलना उनका पारंपरिक अधिकार था। ब्रिटिश शासन ने इस अधिकार को छीन लिया इन लोगों से। इसका परिणाम क्या हुआ? विद्रोह हुआ। और विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के बाद रामोसियों के कुछ अपराधों को तो माफ़ कर दिया और उन्हें ज़मीन दी गई, उनकी वापस ज़मीन कर दी गई और पहाड़ी जो पुलिस थी उसमें भर्ती किया गया। ये इसका परिणाम निकला। तो ये थे प्रमुख आंदोलन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।